स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। हमारा इससे पहले वाला चैप्टर कैश बुक जो कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करना है अदर सब्सिडरी बुक्स। मैंने सब्सिडरी बुक्स का मतलब आपको पहले भी बताया था, आज एक बार दोबारा से बता देता हूँ। सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? अदर्स एक्स्ट्रा बुक्स जब हम प्रिपेयर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक बोलते हैं। तो बेसिकली एक्स्ट्रा बुक प्रिपेयर करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो हम इसे क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि जर्नल का बर्डन हमने थोड़ा सा कम करना होता है। जब आप जर्नल में ज़्यादा एंट्रीज डालते रहते हो तो कई उसमें बहुत बार आपके एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से हम क्या करते हैं, जर्नल की जगह पर कुछ सब्सिडरी बुक्स या कोई टॉपिक या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसका हम अलग से रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, तो हम जर्नल के साथ साथ सब्सिडरी बुक में भी एंट्री डालते हैं, अलग से एक बुक भी तैयार करते हैं। उसे हम क्या बोल देते हैं? सब्सिडरी बुक बोल देते हैं। तो बेसिकली मैंने अदर वर्ड इसीलिए यूज़ किया क्योंकि मैंने एक सब्सिडरी बुक आपको ऑलरेडी करवा दी है। वो कौन सी थी? कैश बुक। और बाकी कौन कौन सी रह गई जो आपकी सिलेबस में आएंगी? आपको सिलेबस में आएंगी, पहली आ गई परचेज बुक। कौन सी? परचेज बुक, जिसमें हम कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? आपको नाम से क्लियर हो रहा है, परचेज की एंट्री। नंबर सेकंड, सेल्स बुक। नंबर थर्ड, परचेज रिटर्न बुक। एंड नंबर फोर्थ, सेल्स रिटर्न बुक। ये 4 बुक्स आपको प्रिपेयर करनी है इस चैप्टर में। और आपको परचेज बुक, सेल बुक और परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक पढ़ते हुए या इसे प्रिपेयर करते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स को नोट करना है। वो कौन से पॉइंट हैं? मेन आपको कौन से पॉइंट हैं? पहला पॉइंट आ गया, ओनली क्रेडिट, परचेज और सेल्स ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक्स। इसका मतलब क्या हुआ? हमने सिर्फ और सिर्फ उधार की एंट्री ही लिखनी है क्योंकि कैश की एंट्री हमने ऑलरेडी लिख ली है। कहां पर लिख ली हमने कैश की एंट्री? हमारी कैश बुक में। लेकिन अब हमने कौन सी एंट्री, जो उधार वाली एंट्री हम कैश बुक में नहीं लिख पाए थे, वो हमने कहां पर लिखनी है? हमारी परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक में। और इसके अलावा पॉइंट नंबर सेकेंड, आपको दूसरा पॉइंट कौन सा ध्यान में रखना है? दूसरा पॉइंट आ गया, ओनली गुड्स। ओनली गुड्स सेल और परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। मतलब ओनली गुड्स आर रिकॉर्डेड। कौन सी? सेल चाहे परचेज कुछ भी आपने किया, चाहे परचेज रिटर्न है चाहे सेल्स रिटर्न है, अगर गुड्स की हो रही है तब ही हमने इसे लिखना है हमारी इन बुक्स में, अदरवाइज हमने नहीं लिखना। अच्छा सर, आपने एक चीज तो बता दी, मान लो हमने कैश में खरीदा गुड्स को, हमने गुड्स खरीदी कैश में तो हमने कैश बुक में लिख ली, उधार खरीदी तो हमने परचेज बुक में लिख ली। लेकिन अगर हमने कोई एसेट खरीदा वो भी उधार, तो हम कौन सी बुक में लिखेंगे? तो उसके लिए आपका इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर है जिसका नाम है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर है आपका इस टॉपिक के लिए।
तो हम वो भी करेंगे। फिलहाल हमने आज अपना टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज परचेज बुक। परचेज बुक में सबसे पहले हमने क्या करना है, परचेज बुक के मैंने आपको मेन 2 पॉइंट तो बता दिए कि हमने कैसे कैसे और कौन कौन सी एंट्री डालनी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि हमारा परचेज बुक का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो परचेज बुक का फॉर्मेट इसमें थोड़ा सा अलग रहेगा। इसमें हमने डेबिट और क्रेडिट नहीं देखना। इसमें हमने कैसे कॉलम बनाने हैं, सबसे पहला कॉलम आ गया हमारे पास डेट का। सबसे पहला कॉलम कौन सा आया हमारे पास, डेट का। उसके बाद हमने कॉलम दूसरा रखना है हमारा पर्टिकुलर्स, जो हम सभी अकाउंट्स में रखते हैं। उसके बाद हमारे पास कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4। जो थर्ड कॉलम है मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पर आ गया लेजर फॉल्यू, आपको ऑलरेडी पता है वो इसमें क्या करना है। और इसके बाद हमारे पास आ गया डिटेल्स एंड लास्ट में आएगा अमाउंट। और एक मैंने कॉलम आपके लिए छोड़ दिया। इस कॉलम को आपको, वैसे तो ये फॉर्मेट चाहे आप परचेज बुक बनाओ, चाहे आप बनाओ सेल्स बुक, चाहे आप बनाओ परचेज रिटर्न बुक, चाहे बनाओ आप सेल्स रिटर्न बुक, ये फॉर्मेट आपका सेम रहेगा एक्सेप्ट दिस कॉलम। इस कॉलम को छोड़कर आपके सारे के सारे कॉलम ऐसे ही रहेंगे। इवन की एंट्री डालने का स्टाइल भी ऐसा ही रहेगा। आपको जस्ट और जस्ट इस कॉलम को चेंज करना है। तो क्या आएगा इन कॉलम्स की जगह पर, कैसे कैसे चेंज होगा, मैं सारी बुक्स के सामने लिखता हूं कि कौन सी बुक में कौन सा कॉलम आएगा। अगर आप बना रहे हो परचेज बुक, तो पहला कॉलम है इनवार्ड इनवॉइस नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इनवार्ड का मतलब जब हमारे पास सामान इन हो रहा है, क्योंकि जब हम सामान खरीदेंगे तो हमारे पास सामान आएगा। और इनवॉइस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है बिल नंबर। आप बिल लेते हो ना, जब आप कोई चीज खरीदते हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, बिल नंबर। तो बिल को हमारी अकाउंटिंग लैंग्वेज में या इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इनवॉइस नंबर। तो उसके बाद आ गया सेल में। सेल में क्या बनेगा, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। इसका मतलब भी आपको क्लियर हो गया। आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास से जब सामान जाएगा तब का बिल नंबर हमने लिखना है। उसके बाद हमारे पास आया डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ये टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगा, इन दोनों के मीनिंग मैं आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं। ये टॉपिक के मीनिंग मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं परचेज रिटर्न बुक स्टार्ट करवाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। डेबिट और क्रेडिट नोट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। इम्पॉर्टेंट, मैं इसके साथ लिख रहा हूँ इम्पॉर्टेंट। जब आप करोगे इस टॉपिक को करोगे मैं तब बताऊंगा। तो हमारी परचेज बुक में हमने कौन सा कॉलम रखना है, इनवर्ड इनवॉइस नंबर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनवर्ड इनवॉइस नंबर, मतलब यहाँ पर हमने बिल नंबर लिखना है। अगर मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूं, अगर एक एग्जांपल लें हम, जिसको हमने करना है अभी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने परचेज बुक में कैसे एंट्री डालनी है। बेसिकली परचेज बुक एक और स्टाइल से भी बनती है, उसका जो फॉर्मेट है बस थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे हमने पैटी कैश बुक में बनाया था, उसको कॉलमनर परचेज बुक बोलते हैं, मतलब उसमें भी थोड़े से कॉलम ज़्यादा बन जाएंगे और कुछ चेंज नहीं आएगा, तो उसे भी हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूं जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो
यहाँ पर एंट्री आपको नहीं दिखेगी अच्छे से, तो मैं यहीं से आपको 2 एंट्रीज करवा देता हूँ इसी क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हमारे पास एंट्री है जैन 10 की। जैन 10 में हमें क्या गिवन है कि परचेज्ड फ्रॉम रेल्सन टायर कंपनी न्यू दिल्ली एज पर इनवॉइस नंबर 107। हमें बिल नंबर दिया हुआ है 107। हमने 107 बिल नंबर पर रेल्सन टायर से दिल्ली वालों से सामान खरीदा। क्या खरीदा? 6 डजन साइकिल टायर 100 पर टायर। हमने 6 डजन मतलब दर्जन हमने साइकिल के टायर खरीदे हैं, 100 रुपये का एक है। और 7 दर्जन हमने साइकिल ट्यूब्स खरीदी हैं जो कि 600 रुपये पर डजन है, मतलब पर दर्जन है। एक दर्जन का रेट हो गया 600 रुपये। तो हमने अब एंट्री को लिखना कैसे है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा डेट। डेट कौन सी है? 10 जनवरी। और ईयर कौन सा है? मैं ईयर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। ईयर है 2018। और हमारा जो बिजनेस है नेशनल साइकिल कंपनी भुवनेश्वर। तो हमारी फर्म का नाम क्या है? नेशनल साइकिल कंपनी भुवनेश्वर। तो अगर आप साइकिल का काम करते हो तो ट्यूब्स आपके लिए क्या होंगी, या टायर आपके लिए क्या होगा? गुड्स होंगी। तो इसी वजह से मैंने इसे गुड्स मानकर एंट्री को रिकॉर्ड करना है। 2018 का हमारे पास डाटा है, 2018 का जनवरी 10 की ये एंट्री है। तो मैंने इसको लिखना कैसे है, इस एंट्री को पास कैसे करना है? सबसे पहले मैं लिखूंगा रोल्सन है टायर्स कंपनी न्यू दिल्ली। मतलब मैंने फर्म का नाम लिखना है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि इसमें डेबिट और क्रेडिट हमने नहीं देखना। और देखना क्या है? हमने देखना है यहाँ पर हमने क्या खरीदा। तो हमने खरीदा क्या था? 6 डजन साइकिल टायर्स एट द रेट 100 पर टायर। एक टायर का रेट कितना है? 100 रुपये। और हमने खरीदे कितने? 6 दर्जन। तो टोटल टायर कितने हुए? 12 × 6 मतलब 72 साइकिल टायर्स हमने खरीदे हैं। तो हमारी टोटल अमाउंट कितनी बन गई? 72 टायर्स हैं और एक टायर का रेट कितना है? 100 रुपये। तो हमारी टोटल अमाउंट बन गई 7200। हमने अमाउंट में ना लिखकर इसे डिटेल में लिखना है। और इस बिल का नंबर क्या है? 107। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में गिवन है, वैसे आपको नॉर्मली नहीं गिवन होगा, तो आप इसे ज़्यादा। तो इसके बाद हमारे पास आ गया 7 डजन साइकिल ट्यूब्स एट द रेट 600 पर डजन। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको रेट किस चीज का दिया हुआ है। ऊपर हमें दिए तो दर्जन हुए थे सामान जब हमने खरीदा, और एक टायर का रेट दिया हुआ था। यहाँ पर हमें दिया भी डजन में हुआ है और रेट भी डजन का है, तो इसी वजह से हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा ये बन गया 4200। कितना? 4200। बस 2 ही चीजें खरीदी हमने, तो हम इसे क्या करेंगे? टोटल करेंगे। कितना आ गया? 004 7 + 4 11। 11,400 रुपये हमारी अमाउंट बन गई, जो हमने अमाउंट में लिख लिया। और ये हो गई हमारी एंट्री खत्म। पहली एंट्री हमारी खत्म। क्लियर आपको? इसके बाद हम बात करेंगे हमारी एंट्री नंबर 2 की, जो कि दी हुई है जैन 29 को। जैन 29 को इन्होंने हमें क्या दिया? इन्होंने बताया कि बॉट का मतलब भी खरीदना ही होता है। बॉट ऑफ रामा साइकिल्स चंडीगढ़ एज पर इनवॉइस नंबर 108। 108 नंबर बिल नंबर है। और रामा साइकिल चंडीगढ़ से हमने 20 दर्जन रिम्स खरीदे 1500 रुपये पर डजन के हिसाब से, और 40 साइकिल्स खरीदे 1400 रुपये पर साइकिल के अकॉर्डिंग। तो इसे भी हम एंट्री को पास कर लेते हैं। इसमें क्या करना है हमने? सबसे पहले हम लिखेंगे रामा
साइकिल चंडीगढ़, रामा साइकिल चंडीगढ़, और बिल नंबर है 108। और इसमें हमने क्या लिखना है, 20 डजन क्या खरीदा, रिम्स। रिम पता है ना, जो टायर वाले होते हैं, एट द रेट 1500 पर डजन। मैं आपको एक टिप जरूर देता हूं कि आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो, आप कोई भी चीज़ अकाउंटेंसी में ले रहे हो, अगर आपको उसका मतलब नहीं पता तो आपको वो चीज़ कभी क्लियर नहीं होगी। आपको हर चीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए, आप उसका मीनिंग क्लियर करके चलो। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने टीचर से क्वेश्चन करो, आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपको अगर उसका मीनिंग नहीं पता होगा तो आप 101% उसे क्रैम करोगे तो आपका एंड में जाकर गलत ही होगा। तो ये आ गया हमारे पास जैन 29 में 20 डजन हमने रिम खरीदे 1500 रुपये पर डजन। तो 1500 इंटू 20 ये बन गया हमारा 30,000। उसके बाद आ गया 1400 इंटू 40, क्योंकि एक साइकिल 1400 रुपये का, तो ये आ गया हमारा 56,000। शायद इतना ही बना, बिल्कुल इतना ही बना। तो ये हमारा टोटल बन गया 86,000। तो एंड में हमने क्या करना है, अमाउंट का टोटल कर देना है, और यहाँ पर हमने लिख लेना है टोटल। टोटल कितना बन गया, 97,400। मैंने सिर्फ 2 एंट्रीज का किया, वैसे इस क्वेश्चन में 3 एंट्रीज थी, क्योंकि आपको नीचे से थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम आती, वीडियो में दिक्कत आती, तो इसी वजह से मैंने सिर्फ आपको 2 ही एंट्रीज करवाई। तो ये थी हमारी परचेज बुक, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुई। इसमें आपको 2 लाइंस लगानी है, ये आपको पता है ना। उसके अलावा आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको अभी बताता हूं। इसमें हमारे आपको परचेज बुक में एंट्री पास करनी आ गई। आपको एक तो ध्यान रखना है कि हमारा जो डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट को हमने क्या करना है, लेस फ्रॉम अमाउंट, लेस फ्रॉम अमाउंट। और अगर आपको, वैसे तो अभी जीएसटी चल पड़ा, अगर जीएसटी की जगह आपको वैट भी आ जाता है, जो टैक्स पहले था, क्योंकि कुछ आइटम्स पर अभी भी वैट लगता है, जैसे पेट्रोल डीजल, तो अगर आपको वैट भी आ जाता है तो आप वैट को क्या करोगे, ऐड इन अमाउंट। और अगर नंबर 3 आपको कोई एक्सपेंस आ जाता है, एक्सपेंस ऑन गुड्स, तो आप उसे भी ऐड करोगे इन अमाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो यहाँ पर अमाउंट लिखी है, इन केस आपको यहाँ पर आ जाता कि हमारे इस सामान पर 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा। अच्छा, हमने 2 डिस्काउंट पढ़े थे ना, एक था कैश डिस्काउंट और एक था ट्रेड डिस्काउंट। मैंने सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट ही क्यों यूज़ किया, कैश डिस्काउंट भी तो आ सकता था, कैश डिस्काउंट भी तो मैं बोल सकता था। तो कैश डिस्काउंट मैंने इसीलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि कैश डिस्काउंट कब लगता है, जब हम पेमेंट कैश में देते हैं। और हमने सिर्फ यहाँ पर कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करनी है, हमारी क्रेडिट बेसिस एंट्री, उधार की एंट्री। इसी वजह से हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट को देखना है। तो अगर आपको यहाँ पर आ जाता 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो आपको यहाँ पर अमाउंट का टोटल करके लेस करके दिखाना था। वो कैसे दिखाना था, हम वो भी करके देखते हैं। तो मैं आपको एक नया फॉर्मेट बनाकर दिखाता हूँ, तीनों चीज़ें अप्लाई करके दिखाता हूँ कि वो कैसे कैसे आएंगी। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल एंड अमाउंट। अगर मुझे आ जाता कि रोल्सन टायर्स न्यू दिल्ली वालों ने 6 डजन, मैं सेम ही ले रहा हूं पहले वाला ही, साइकिल टायर्स
एट द रेट 100 रुपये पर टायर, ये मेरे बन गए थे 7200 के। और उसके बाद मुझे 7 डजन क्या खरीदा था मैंने, साइकिल की ट्यूब खरीदी थी, ट्यूब्स एट द रेट कितने की, 600 रुपये पर डजन, तो ये बन गया था मेरा 4200। अगर मुझे बोल देते कि रोल्सन वालों ने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, जैसे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा रहा हूं, जैसे इन्होंने यहां पर दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट कितना 15%, तो मैं इसे मानूंगा 10%, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, लेस टीडी, टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट, आप पूरा भी लिख सकते हो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 10%। तो ये बन गया था हमारा 11,400 और मैं लेस करूंगा 10%, 10% मेरा कितना आ गया 1140 रुपये। तो 1140 रुपये को अगर हम लेस करेंगे कितना बच गया, 0, 6 एंड 2, इसके बाद आ गया 10,260 रुपये। इन केस आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट आता, अगर आपको आ जाता फ्रेट, फ्रेट ऑन परचेज, आपको 200 रुपये उस सामान को जो हमने टायर्स और ट्यूब खरीदे हैं उस सामान को अपनी दुकान तक लाने में भी खर्चा करना पड़ा, तो आप इसे काट लो एक बार। हम यहां पर करेंगे ऐड फ्रेट, कितना 200 रुपये, तो मैं यहां पर टोटल करूंगा कितना, ये बन गया मेरा 10,460 रुपये। अगर आपको आ जाता वैट, ऐसे ही आपने वैट को या जीएसटी को, जीएसटी बेसिकली आपका एक लेक्चर रहता है जो मैंने लेना है, इसीलिए मैं आपको जीएसटी यहां पर अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको इससे नेक्स्ट वाला लेक्चर पहले जीएसटी पर दूंगा, फिर हम यहाँ पर अप्लाई कर कर देखेंगे कि जीएसटी कैसे होता है। तो मैं बेसिकली उसमें बताऊंगा आपको जीएसटी क्या होता है और उसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं और वो कैसे चार्ज होता है और कौन सी गवर्नमेंट उसे कलेक्ट करती है। तो ये था हमारा टॉपिक, कौन सा, परचेज बुक। बेसिकली आपको समझ आया इसमें मैंने क्या टीच किया आपको, एक तो बताया मैंने कि कौन कौन सी तरह की हमने बुक बनानी है, उसके बाद आपको कौन से 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि सिर्फ उधार की एंट्री और गुड्स वाली एंट्रीज। उसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मेट बनाकर दिखाया और आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करवाया, और साथ में ही मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स भी अलग से बताए कि डिस्काउंट, जीएसटी, वैट, एक्सपेंसेस ऑन गुड्स को आपने क्या करना है इन केस अगर आपको आ जाते हैं, और आपको ये भी बताया कि इसको कैसे ट्रीट करना है। अगर वैट होता तो हम यहाँ पर ऐड कर लेते, जीएसटी भी ऐड होगा, तो मैं उसमें आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि इनपुट आउटपुट कैसे होता है और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कैसे कलेक्ट करती है, तो फिर आपको वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन करना हमने यहाँ पर ऐड ही है। बेसिकली ये हमारा परचेज टॉपिक था और इसमें हमने एक चीज़ सीखनी है और अलग से, बस वो मैंने जो आपको बताया था स्टार्टिंग में कॉलमनर वाला, कॉलम अलग अलग कॉलम बना लेते हैं, उसमें मैं आपको करवा दूंगा, वो भी फिलहाल आप इतना ही करो। मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो के एंड में डाल रहा हूँ, आप उसे प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।